स्वागत दोस्तों, आगे चलने से आगे सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों। आखिरकार जिस दिन का किया जा रहा था इंतजार, आखिरकार वो दिन आ चुका है दोस्तों। बताएंगे आज थालापति विजय की होने वाली है अग्नि परीक्षा दोस्तों, और इसी के साथ में एक विधायक को कोर्ट में शपथ तक नहीं लेने दिया गया दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में 17 बीजेपी को सपोर्ट करने वाले, समर्थन करने वाले विधायकों को सस्पेंड कराने के लिए एक नई रणनीति पर काम चल रहा है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके से आज होने वाला है कुछ ऐसा बड़ा खेला कि बीजेपी, जिसकी तमिलनाडु में बच्ची कुछ थोड़ी उम्मीद है 17 विधायकों को लेकर दोस्तों, वो भी पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आएगी। इसी के साथ में उत्तर भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक बड़े नेता है दोस्तों, जो अपने समाज के लोगों के बीच में दबदबा रखते हैं। उन्होंने अचानक से राहुल गांधी से संपर्क साधा है और राहुल गांधी के ऑफिस से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर हरी झंडी की मांग की गई है दोस्तों। बताएंगे कौन से ये नेता है जो उत्तर भारत के कई सारी सीटों नहीं बल्कि कई सारे राज्यों को प्रभावित कर सकते हैं दोस्तों। पंजाब चुनाव में भी इनकी बड़ी भूमिका होगी। बताएंगे कौन से ये नेता है और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तक दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय आराम से 140 प्लस विधायकों के समर्थन के साथ में अपनी सरकार को आज बचा ले जाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर थालापति विजय को सरकार बनाने की अनुमति देते हुए राज्यपाल ने कहा था कि 3 दिन का टाइम देते हैं, 13 तारीख तक आप अपना बहुमत साबित करिए और सरकार का हिस्सा बनिए और सरकार चलाइए। लेकिन 13 तारीख तक आपको यह करना पड़ेगा, यानी 3 दिनों का टाइम दिया गया था दोस्तों। उसके बाद थालापति विजय आज अपने बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि थालापति विजय के 108 विधायक थे दोस्तों, जिसमें से उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो उनकी घटकर संख्या 107 हो गई थी, क्योंकि एक सीट उनको त्रिची की सीट छोड़नी पड़ी थी दोस्तों। ऐसे में 107 पहले ही कम हो चुका था आंकड़ा। उसके बाद एक और विधायक जो उनका केवल 1 वोट से जीता है दोस्तों, उसको वोट डालना तो दूर की बात, उसे शपथ भी नहीं लेने दिया। मद्रास के हाईकोर्ट ने टीवीके के विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति को विधायक के पोस्ट पर शपथ लेने से रोक दिया दोस्तों, और कहा कि चुनाव को लेकर जब तक कोर्ट में जांच नहीं होगी कि 1 वोट से जीता हुआ चुनाव सही है या गलत है, तब तक उनको शपथ नहीं लेने दिया जाएगा। यानी इनका आंकड़ा, थालापति विजय का आंकड़ा अब घटकर 106 पर आ गया है दोस्तों, और आंकड़ा बहुमत साबित करने के लिए 118 तो कम से कम चाहिए, और इसीलिए 12 और लोगों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस पार्टी 5 सपोर्ट के साथ में खड़ी है दोस्तों, बाकी अन्य पार्टियों के सपोर्ट से 118 तक आंकड़ा इनका पहुंचना जरूरी है। ऐसे में मद्रास कोर्ट की ओर से भी दिए गए इस तरीके के आदेश को लेकर चिंताएं थालापति विजय की बढ़नी चाहिए थी दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि थालापति विजय को 1-2 नहीं बल्कि 30 विधायकों का एक पूरा का पूरा थोक में वोट मिल रहा है। दरअसल दोस्तों AIADMK पार्टी में 2 तरीके के गुट बन चुके हैं। एक EPS का गुट है जिसके पास 17 विधायक है, और बाकी षणमुगम का ग्रुप है जिनके पास 30 विधायक है। ऐसा मीडिया में दावा चल रहा है दोस्तों। इंडिया टुडे ने दावा किया है कि 30 विधायक लेकर षणमुगम ने मुख्यमंत्री थालापति विजय का समर्थन करने का ऐलान किया है, और ऐसे में अब मुख्यमंत्री थालापति विजय के पास आराम से बहुमत का आंकड़ा है दोस्तों, जो दावा चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या थालापति विजय की मौजूदगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में पूरी तरीके से अंत होने जा रहा है दोस्तों। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि षणमुगम ने समर्थन देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन दूसरी ओर AIADMK पार्टी का जो 17 विधायकों का गुट है दोस्तों, EPS का गुट है यानी पलानीस्वामी का गुट है, उसे लेकर यह अपडेट सामने आ रही है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से कहा है कि जो हमारा वाला ग्रुप है यानी 17 विधायकों का जो ग्रुप है वो असली AIADMK है, और हम लोग जो तय करेंगे उसके आधार पर ही पार्टी काम करेगी। यानी हम तय कर रहे हैं कि थालापति विजय के खिलाफ 13 तारीख को वोट डालना है। यानी आज AIADMK पार्टी के 17 विधायक जो पलानीस्वामी वाले हैं, उन्होंने कहा है कि वो अपनी पार्टी की ओर से घोषणा करते हैं और व्हिप जारी करते हैं कि सभी के सभी यानी 47 के 47 विधायक थालापति विजय के खिलाफ वोट करें। ऐसे में दोस्तों थालापति विजय के खिलाफ वोट करेंगे 30 और विधायक, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि थालापति विजय को समर्थन देने के लिए षणमुगम पहुंच गए थे अपने 30 विधायकों के साथ में। तो अब ये 17 विधायकों का ग्रुप जो बोल रहा है कि हम असली पार्टी और हम तय कर रहे हैं कि किसको वोट देना है, अगर वोट नहीं दिया गया तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो इससे पता चल रहा है कि AIADMK पार्टी में अभी तक तो केवल गुट बटा हुआ था दोस्तों, अब असली पार्टी कौन है, नकली पार्टी कौन है, इसका संघर्ष शुरू हो चुका है। यहां तक कि दोनों पार्टियों ने स्पीकर के पास जाकर अपनी अपनी बातें रखते हुए कहा है कि हमको असली पार्टी मानिए, दूसरे ने कहा हमको असली पार्टी मानिए, क्योंकि किसी एक ग्रुप को जिसको असली पार्टी मान लिया जाएगा दोस्तों, उसको व्हिप का अधिकार मिल जाएगा, और जैसे ही व्हिप का अधिकार मिलेगा वो व्हिप जारी करते हुए बता देगा कि पूरी पार्टी को किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना। और अगर लोगों ने उसके खिलाफ काम कर दिया यानी कोई विधायक व्हिप के खिलाफ चला गया तो फिर उसकी विधायकी चली जाएगी। और इसीलिए दोस्तों असली संघर्ष तो यहां चल रहा है तमिलनाडु के अंदर, और स्पीकर के सामने षणमुगम ने भी अपने 30 विधायकों के साथ में AIADMK पार्टी पर असली दावा किया है, जबकि 17 विधायकों के साथ में EPS का ग्रुप कह रहा है कि वो असली AIADMK पार्टी है। ऐसे में दोस्तों जो बात एकदम साफ दिखाई दे रही है वो ये कि
आज फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत साबित करने से पहले ये तय कर दिया जाएगा कि असली एआईएडीएमके पार्टी कौन है और स्पीकर को यह तय करना है। स्पीकर क्योंकि थालापति विजय की पार्टी के हैं दोस्तों, तो वो सीधी सी बात है कि वो शनमुगन के ग्रुप को असली एआईएडीएमके पार्टी मानेंगे और जैसे ही ऐसा घोषणा कर दिया जाएगा वैसे ही उनकी पार्टी के द्वारा विप जारी कर दिया जाएगा। और ये 17 के 17 विधायक जो ईपीएस के ग्रुप के हैं, अगर इन्होंने थालापति विजय को वोट नहीं दिया तो फिर इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन का कानून चलेगा यानी दल बदल का कानून चलेगा दोस्तों। इन सबको सस्पेंड करके इनके हाथ में सस्पेंशन का ऑर्डर देकर दोबारा चुनाव में इनको भेज दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये जो 17 विधायकों का ग्रुप है, आज इनका भविष्य तय होगा तमिलनाडु के अंदर। अगर आप भी मानते हैं कि स्थिति एकदम स्पष्ट है कि अब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाला जो 17 विधायकों का ये ग्रुप है, ये भी अब अपनी विधायकी बचा लेगा, ये कह पाना काफी मुश्किल काम है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर भारत के दिग्गज नेताओं में से एक नेता दोस्तों, जिनके कहने पर एक दो नहीं 4-4 राज्यों के अंदर एक बड़ा समाज वोट डालता है दोस्तों, वो कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अपडेट ये है कि राजस्थान से लेकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब के अंदर एक समाज का अच्छा खासा प्रभुत्व होता है दोस्तों। और वो जो समाज एकजुट हो जाता है तो एक दो नहीं बल्कि 3-3 बार अपने समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देता है दोस्तों। 1989 से लेकर 1982 और 1991 के अंदर 3 बार चौधरी भजन लाल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रदेश के हरियाणा के मुख्यमंत्री बने दोस्तों। और भजन लाल बिश्नोई हरियाणा के अंदर काफी बड़ा दबदबा रखते थे दोस्तों। और भजन लाल बिश्नोई उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने कई बार हरियाणा के सरकार बनाने में बड़ा योगदान दिया है दोस्तों। ऐसे में हिसार लोकसभा सीट से 2024 में कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी से, तो वो बीजेपी से नाराज हो गए। इसके बाद भाव्या बिश्नोई 2024 का चुनाव हार जाती है और वो ऐसी जगह से हारती है, आदमपुर सीट से, जो परंपरागत तौर पर बिश्नोई परिवार का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में इसके पीछे बीजेपी के कई सारे नेताओं पर उनको शक है कुलदीप बिश्नोई को कि उन्होंने जानबूझकर कुलदीप बिश्नोई को कमजोर करने के लिए आदमपुर सीट से भाव्या बिश्नोई को चुनाव हरवाया। इसके बाद राज्यसभा के चुनाव होते हैं दिसंबर 2024 में और कुलदीप बिश्नोई की उम्मीदवारी को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है और रेखा शर्मा को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार चुन लिया दोस्तों। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी को लेकर रेखा शर्मा ने विवादित अपमानजनक बयान दिया दोस्तों। और इस पर कुलदीप बिश्नोई भड़क गए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जानी चाहिए बीजेपी के द्वारा, लेकिन बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की दोस्तों। और मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को कई बार वार्निंग दी और अब सीधा राहुल गांधी के ऑफिस से संपर्क साधा है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी में वापसी के रास्ते अपनाना चाहते हैं कुलदीप बिश्नोई। इससे पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं, उनके पिता तो कांग्रेस पार्टी से ही मुख्यमंत्री थे और 1998 से 2005 के बीच में कांग्रेस पार्टी के आदमपुर से एमएलए रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। फिर 2007 में इन्होंने खुद की नई पार्टी एचजेसी पार्टी बनाई थी, हुड्डा सरकार के खिलाफ थे दोस्तों, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में इनका आपस में विवाद हुआ था। 2009 के अंदर एचजेसी ने हिसार का लोकसभा चुनाव भी जीत लिया था। 2016 में कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का इन्होंने एचजेसी का विलय करवा दिया था और 2016 से लेकर 22 तक कांग्रेस में रहे। सीडब्ल्यूसी के स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर इनको रखा जाता था, यानी वरिष्ठ नेता के तौर पर माने जाते थे। और फिर जून 2022 में राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इनको सारे पोस्ट से निष्कासित कर दिया। अगस्त 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अब ये चाहते हैं कि वापस से कांग्रेस पार्टी में आया जाए दोस्तों। और जो रिपोर्टें चल रही है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार संपर्क में है और राहुल गांधी के ऑफिस से भी उन्होंने संपर्क साधा है और हरियाणा कांग्रेस में उनकी वापसी को लेकर पूरे रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिश्नोई समाज कुलदीप बिश्नोई से अपने आप को जोड़कर देखता है दोस्तों। हरियाणा के अंदर अच्छी खासी आबादी बिश्नोई समाज के लोगों की है और इसका असर पंजाब के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। पंजाब में भी बिश्नोई समाज दबदबा रखता है दोस्तों और राजस्थान के अंदर भी दबदबा रखता है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को तय करना है कि क्या अपने पुराने नेता कुलदीप बिश्नोई को वापस से कांग्रेस में आने का निमंत्रण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका विरोध जरूर करेंगे। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी कैसे चीजों को बैलेंस करती है दोस्तों। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ उदय कोटक ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिनों से बोल रहे हैं कि हमको पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना चाहिए और नरेंद्र मोदी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की बातों पर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं और तमाम तरीके के नरेंद्र मोदी आम जनता से कह रहे हैं कि ये करिए वो करिए, सोना मत खरीदिए, तेल कम खाइए और तेल का इस्तेमाल कम करिए। और यानी इस तरीके की बातें लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दोस्तों, जिसके बाद देश के अंदर एक तरीके से चर्चा चल रही है कि क्या देश के अंदर एक बहुत भारी संकट आने वाला है, खासकर ऊर्जा का संकट आने वाला है। और जो स्थिति बन रही है दोस्तों, राहुल गांधी ने पहले ही लोगों को चेतावनी दी थी और वो चेतावनी भयंकर रूप से देश के सामने आ रही है दोस्तों। यहां तक कि देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने भी देश की आम जनता को बता दिया है कि काफी गंभीर मामला है। दरअसल दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक उद्योगपति उदय कोटक ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। उदय कोटक कहते हैं कि अभी जो झटका आने वाला है वो आज तक का सबसे तगड़ा झटका होगा और बहुत तगड़ा वाला झटका होने वाला है, यानी देश की आम जनता को आर्थिक संकट के बारे में बता रहे हैं उदय कोटक दोस्तों। और उदय कोटक क्योंकि फाइनेंस और तमाम
तरीके के भारत के उद्योग से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि देश के अंदर क्या चल रहा है। दरअसल दोस्तों आज की जो स्थिति है वो ये कि दुनिया भर का जो पैसा भारत के अंदर आता था, यानी जो बाहर से निवेश भारत के अंदर आते थे, वो पूरी तरीके से तेजी से भारत से निकलते चले जा रहे हैं। यानी भारत के अंदर विदेश से आने वाला निवेश खत्म होता जा रहा है दोस्तों। और अगर डॉलर भारत के अंदर खत्म होते चले जाएंगे तो फिर भारत दुनिया भर के अलग अलग देशों से कैसे बातचीत करेगा, कैसे सामान खरीदेगा, क्योंकि डॉलर से ही सामान खरीदा और बेचा जाता है। ऐसे में दोस्तों एक संकट ये बहुत बड़ा है। और इसके बाद जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध है वो एक बार फिर से शुरू होने की स्थिति में है, यानी कुछ ही दिनों के अंदर वापस से बवाल शुरू होगा, सबको पता है। और इस बार मुकाबला और ज्यादा तगड़ा होने वाला है। तो दोस्तों तेल को लेकर भी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली है, गैस सिलेंडर को लेकर भी दिक्कतें बढ़ने वाली है। तो देश पर तरह तरह की संकटें आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उदय कोटक भी यही बात बोल रहे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ऐसे में ऊर्जा के जो साधन होते हैं दोस्तों, यानी गैस सिलेंडर वगैरह और गाड़ी चलाने के लिए जो तेल वगैरह होता है, इन सब चीजों के बारे में आम जनता को सोचना चाहिए। उनको विकल्पों के बारे में भी देखना चाहिए, यानी खाना बनाने के लिए कौन सा विकल्प हो सकता है जो एलपीजी सिलेंडर से इतर होगा। इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। और जो बड़े बड़े उद्योगपति ये बात बोल रहे हैं तो इस पर जरूर सचेत रहना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ तमिलनाडु की सरकार थालापति विजय के नेतृत्व में एक के बाद एक हर दिन कोई ना कोई ऐसा बड़ा फैसला ले रही है जिससे लग रहा है कि तमिलनाडु के अंदर सब कुछ नायक स्टाइल में काम चल रहा है दोस्तों, यानी धड़ाधड़ फैसले होते चले जा रहे हैं। अब तमिलनाडु की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर यानी कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने राज्य की जो परीक्षाएं होती है, जिसमें तमिलनाडु पीएससी की परीक्षा होती है, एसएससी की परीक्षा होती है, आईबीपीएस की परीक्षा होती है और आरआरबी की परीक्षाएं होती है, उन सबको लेकर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी जो युवा है उन सबके लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह ऐलान किया है ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को पैसे नहीं खर्च करने पड़े, उनके पास वो सारी चीजें उपलब्ध हो जिससे वो तैयारी काफी कम दाम में कर पाए और कंपटीशन की तैयारी में अपना जलवा दिखा सके। तो छात्रों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सही बात है, इस तरीके से राज्य सरकार को हर आम जनता के बारे में सोच विचार करना चाहिए, खासकर छात्रों के बारे में तो और ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि छात्रों के पास पैसे नहीं होते लेकिन उनको काफी कुछ अपनी जिंदगी में करना होता है, इसीलिए छात्रों की मदद करना जरूरी है। और ये फैसला सही लिया है थालापति विजय ने। अगर आप भी मानते हैं कि और भी कई फैसले इस तरीके के आते हुए नजर आएंगे तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी बोलते हैं कि देश के युवाओं के सामने एक गंभीर बात मैं रखना चाहता हूं। राहुल कहते हैं कि मैं अपने देश के युवाओं से कहता हूं कि आप लोग एक काम करिए, गूगल पर सर्च कीजिए कि नीट की परीक्षा जो 2024 में हुई थी, जिसमें भयंकर चोरी हुई थी, उस दौरान जो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका काम होता है परीक्षा कराने का, उसका डीजी कौन था, यानी सर्वोसर्वा कौन था, और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बिठाया हुआ है। क्या जो 2024 के नीट परीक्षाओं में धांधली हुई थी और पेपर लीक हुआ था, क्या उस मामले को लेकर भाजपा सरकार ने कोई कार्रवाई की? आप इस बात से समझ जाएंगे कि उस समय जो एनटीए का डीजी था वो आज कहां पर है, क्या उसको कोई सजा दी गई? राहुल गांधी आगे कहते हैं कि बीजेपी इसी तरह आप जैसे लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है, उनकी रक्षा करती है, ऊपर से उनकी तरक्की करवा देती है। साफ है कि मोदी जी और बीजेपी आपके भविष्य की चोरी में खुद साझेदार है। जिस बाजार में आपकी मेहनत, आपके सपने नीलाम हो रहे हैं, उसका एक ही उसूल है, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। राहुल गांधी ने जो जिक्र किया है दोस्तों जिस एनटीए के डीजी का, वो एनटीए के डीजी जो 2024 में थे, उनका नाम था सुबोध सिंह, और एनटीए के डीजी के साथ में इनको 2024 में सजा मिलनी चाहिए थी कि इनके टाइम में पेपर लीक हुआ है। लेकिन अपडेट यह है दोस्तों कि जैसे ही लोगों का गुस्सा शांत होता है 2024 में पेपर लीक के बाद, वैसे ही स्टील मिनिस्ट्री में इनको पोस्टिंग दी जाती है। अभी ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी पीएस बने हुए हैं, यानी टॉप लेवल का पोस्ट इनको मिला हुआ है दोस्तों। बीजेपी सरकार में इसी तरह से छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वालों को इनाम दिया जाता है। यानी सोचिए कि पेपर लीक हो गया और ना मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। उस समय भी धर्मेंद्र प्रधानमंत्री थे, आज भी धर्मेंद्र प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। और यहां तक कि सुबोध कांत आईएएस अधिकारी जो हेड कर रहे थे एनटीए को, उनकी जिम्मेदारी भी तय नहीं की गई। यानी देश के अंदर ऐसा लगता है कि इतने बड़े कांड हो जाते हैं, भारत के युवाओं के साथ पूरा खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ हो जाता है। इसके बावजूद ऐसे लोगों को बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचाकर एकदम मलाईदार पोस्ट देकर बता दिया जाता है कि देश के अंदर ये जो बाबू लोग होते हैं उन पर कोई कार्रवाई भाजपा वाले नहीं करते दोस्तों। और आप लोग जानते क्यों नहीं करते? क्योंकि भाजपा वालों को इनसे फायदा मिलता है। और आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव कौन करवा रहे थे? आईएएस अधिकारी करवा रहे थे। और उसके बाद आईएएस अधिकारी को कौन सी पोस्टिंग दी गई ये भी आप जानते हैं। तो ये सारा खेल है दोस्तों, तंत्र है। इसे जब तक कमजोर नहीं किया जाएगा तब तक देश की जनता को न्याय नहीं मिलने वाला। यानी जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो लोग हेड कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट को और वो डिपार्टमेंट फेल हो जाता है, तो कार्रवाई नहीं होगी और बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचा दिए जाएंगे, तो कोई मामले को सीरियस तरीके से लेगा ही नहीं दोस्तों। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, 24 के अंदर लीक हुआ और अब 26 में भी लीक हो गया है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ
बहन कुमारी मायावती की ओर से एक बयान दिया गया दोस्तों। मायावती जी की ओर से पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार खासकर नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल फिलहाल में जो बयान दिया जा रहा है, जनता से कहा जा रहा है कि तेल का इस्तेमाल कम करिए, यानी गाड़ियां कम इस्तेमाल करिए, तेल खाइए कम और इससे देशभक्ति होगी, और इस तरीके की जो बातें हैं कि सोना वोना नहीं खरीदना है। तो इस पर बहन जी काफी ज्यादा भड़की हुई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के विरुद्ध जारी युद्ध समाप्ति की अनिश्चितता के कारण खासकर ऊर्जा संकट व विदेशी मुद्रा भंडार की चिंताओं के मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा देश के लोगों से संयम बरतने की गई अपीलों से यह साबित होता है कि भारत के समक्ष संकट केवल पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर नहीं है, बल्कि आर्थिक संकट भी गहराएगा और जिससे करोड़ों भारतवासियों का जीवन प्रभावित होगा तथा जिसके जारी रहने से गंभीर आशंकाएं, गंभीर संकट देश के अंदर आएंगी। और अर्थात ऐसे समय में जबकि कोरोना काल की जबरदस्त मार के बाद रोजी रोटी तक के संकट का जीवन झेल रही देश की लगभग 100 करोड़ जनता के पास अधिक संयमित होने व खोने को कुछ खास नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारें उन गरीबों और मेहनतकश परिवारों की थोड़ी राहत देकर उनका सहारा बनने के लिए खुद ही कुछ बेहतर करने का उपाय जरूर करें, जो जन व देश हित में उचित होगा, ऐसी आम जनता की भावना है। कुल मिलाकर दोस्तों मायावती जी जो बोलती हैं वो बड़े समाज के लोगों के लिए बोलती हैं और ये बात एकदम सही है। उन्होंने समाज के उन लोगों के बारे में ये बात कही है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान यानी कोरोना के दौरान एक बड़ी जबरदस्त मार झेली है दोस्तों, और आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डामाडोल हो चुका है। और इसीलिए मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी न्याय सुनिश्चित किया जाए और ऐसे समाज के लोगों को एक राहत पहुंचाई जाए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि समाज के दबे कुचले तबके के लिए एक नए तरीके की स्कीम लानी जरूरी है ताकि समाज के लोगों का उत्थान हो, और खासकर ये जो एक झटका देश को लगने वाला है जो भाजपा सरकार के मिसमैनेजमेंट का काम है दोस्तों, तो उसके लिए जरूरी है कि तैयारी तो हो, लेकिन आम जनता और खासकर पिछड़े दलित समाज के लोगों के ध्यान में रखकर होना चाहिए पूरा फैसला। साथ साथ बिहार के भोजपुर शहर बक्सर विधानसभा के परिषद के स्थानीय प्राधिकरण के उपचुनाव को लेकर 8 बजे से बीते दिन वोट डाला गया दोस्तों और बम्पर वोटिंग हुई। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला महागठबंधन एनडीए के बीच में रहा। एनडीए गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार की पार्टी के कन्हैया प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे, जबकि महागठबंधन की ओर से आरजेडी के सोनू कुमार राय चुनावी मैदान में थे और दोनों पार्टियों के गठबंधन ने उनको समर्थन किया हुआ था। तेजस्वी यादव ने वीडियो बनाकर समर्थन की मांग की थी दोस्तों। ऐसे में मतदान के लिए भोजपुर में 14 और बक्सर में 11 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदाताओं में 2832 पुरुष और 3254 महिला मतदाता थी और सबने वोट किया। ऐसे में देखते हैं नतीजा क्या होगा दोस्तों, और इस नतीजे से तय होगा यानी 14 तारीख को कल जो नतीजे आएंगे उससे तय होगा कि क्या बिहार के अंदर ये जो स्थानीय स्तर के चुनाव है उसमें कुछ माहौल बदला है, क्योंकि बिहार चुनाव में तो एक तरफा एनडीए गठबंधन जीत गया था। क्या यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है या फिर स्थिति आज भी वही बनी पड़ी है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। साथ साथ देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि गृह मंत्री का बेटा फरार चल रहा है दोस्तों, और उसके ऊपर एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी और पोक्सो का मामला बनाया गया था। तब से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री का बेटा फरार है दोस्तों। बंदी संजय कुमार का बेटा भागीरथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस वालों ने कहा कि उन्होंने कई जगह पर छापेमारी की, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। और ऐसा इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह के नीचे काम करने वाले यानी गृह राज्य मंत्री के तौर पर काम करने वाले बंदी संजय कुमार बीजेपी के लिए तेलंगाना में एक ऐसा चेहरा है जो भाजपा की स्थिति को मजबूत कर सकता है। खासकर तेलंगाना में बीजेपी को जो जीत की उम्मीद है तो उसमें एक चेहरा बंदी संजय कुमार का है। लेकिन अगर बंदी संजय कुमार के बेटे के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि बंदी संजय कुमार की छवि खराब होगी और इसे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो थूथू होने वाली है तो बीजेपी के जो बचे कुचे थोड़े बहुत उम्मीद तेलंगाना के अंदर है वो भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों बंदी संजय कुमार का बेटा फरार चल रहा है और कोर्ट के अंदर अब याचिकाएं दाखिल करके एंटीसिपेटरी बेल लेने की भी कोशिश चल रही है। हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि दुर्भाग्य है देश का कि गृह राज्य मंत्री का बेटा फरार चल रहा है। साथ साथ हरियाणा के नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है दोस्तों कि अब बीजेपी के नेताओं के बयान से ये बात सबके सामने खुलकर आ गई है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जब बैठक ली फरीदाबाद के अंदर दोस्तों, तो इस बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि 10 साल पहले जब सड़कें बनती थी यानी कांग्रेस पार्टी के टाइम का जिक्र कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब सरकारें सड़क बनवाती थी तो वो लंबे समय तक चलती थी, लेकिन आज जो सड़कें बन रही है तुरंत टूट जा रही है, यानी जबरदस्त घोटाला चल रहा है। बड़खल भाजपा विधायक धनेश अदलाखा भी ये बयान दे रहे हैं दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर जो विकास या जो सड़कें बनाई या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो वो लंबे समय तक चलता था। भ्रष्टाचार एकदम ना के बराबर था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि सड़कें बन रही है, टूट रही है, फिर बन रही है, टूट रही है। अधिकारी जमकर मलाई खा रहे हैं और इसी बात पर केंद्रीय मंत्री भड़क रहे थे दोस्तों और विधायक भी जमकर अधिकारी को फटकार लगा रहे थे। दीपेंद्र हुडा ने कहा कि हमारा क्या कसूर था, जनता यानी जनता को उन्होंने बोला कि देखिए भाजपा के लोग भी इस बात को बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने टाइम में जब बना
बनाती थी, सड़कें बनाती थी, तो वो लंबे समय तक चलता था। और ये बात ये लोग खुद मीटिंग में स्वीकार कर रहे हैं। और जनता ने हमको जो दंड दिया है उसे लेकर भी उन्होंने पूछा कि आखिर जनता हमारा क्या कसूर था, हम तो विकास काम कर ही रहे थे। और सबको पता है हरियाणा के अंदर जितना विकास भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर दिया दोस्तों, बीजेपी वाले अगले 5-6 जन्म तक तो नहीं ही कर पाएंगे, क्योंकि एक पूरा का पूरा सिटी बसा दिया, शहर बसा दिया हरियाणा जैसा, जो भारत के आईटी हब से लेकर दोस्तों भारत के अंदर आर्थिक विकास का एक जबरदस्त मोर्चा बनकर सामने आया हुआ है। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक शहर नहीं बसा पाई जो कांग्रेस ने कर दिया, और केवल 10-15 साल के शासन में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में दोस्तों, साथ समाजवादी पार्टी के सांसद को घेरने के लिए, यानी आनंद भदौरिया जो सांसद है दोस्तों, उनको घेरने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की कुछ महिलाएं पहुंची थी घर पर दोस्तों, और पुलिस वाले भी साथ में थे। इसके बाद सांसद पहुंचते और महिलाओं से बात करते हैं। बीजेपी की महिला बताई जा रही है दोस्तों, और उनसे सांसद कहते हैं कि बताओ, हमने तो 2023 में ही महिलाओं का कानून पास करवा दिया, उसके बाद अब बीजेपी वाले पूरी तरीके से डिलिमिटेशन यानी परिसीमन करना चाहते हैं, और इसीलिए बिल का विरोध किया गया। तो बिल तो 2023 में ही पास है। आप लोग बीजेपी वालों से बोलिए, अपने लोगों से बोलिए कि वो लोग अभी 2023 वाला नियम लागू कर दे और महिलाओं का आरक्षण तुरंत मिल जाएगा, इसी विधानसभा से मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने महिलाओं को समझाया कि ये गलती आपकी सरकार, आपके बीजेपी के लोगों की है, आप यहाँ आकर प्रदर्शन करके आपको क्या मिलेगा। इसके बाद सारी महिलाएं शांत होकर चली गई दोस्तों। कुल मिलाकर इससे पहले कांग्रेस पार्टी के भी सांसद ने इनको समझाया था। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी वाले माहौल बना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, लेकिन सांसद अपने तरीके से सुझाव बुझा दे रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। बहुत